अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। व्यूअर्स, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान में कल अदम कौम परस्त दहशतगर्द तंजीमें घात लगा लगा कर हमले कर रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने पर ले रखा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त मुसलसल एंगेज हैं। 2025 के पहले 2 महीनों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे में तेजी से तब्दीली आती दिखाई देती है और एक गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी की फजा दिखाई दे रही है। ये तशवीशनाक सूरत हाल संजीदा और मुत्तफ़क़ा हिकमत अमली की मुत्तकाज़ी है। अवाम के नुमाइंदा सियासी जमातों को अगर मगर और लेकिन वेकिन के बगैर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पुश्तबानी करनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि इस मुश्किल वक्त में भी सियासी जमातों का एक पेश पर आना मुश्किल लग रहा है। बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें पहाड़ों पर जाने वाले दहशतगर्दों से बातचीत की हामी हैं, बल्कि साबिक वजीर आला अख्तर मेंगल का कहना तो ये भी है कि बहुत देर हो चुकी और मामला हमारे हाथों से निकल चुका है। मेंगल साहब का क्या कहना है, पहले आपको जरा ये दिखा। दूसरी जानिब वफाक की सियासत करने वाली जमातें भी अपने सियासी मफादात तर्क करने पर आमादा दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो मिल बैठने के लिए पेरोल पर इमरान खान की रिहाई चाहती हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने को तैयार हैं और कहते ये हैं कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाताल्लुक दिखाई देते हैं सारे के सारे मामले से। हम आज अपने पैनल के सामने यही सवाल रखेंगे कि क्या ये वक्त रियासत की खातिर सियासी इख्तलाफात भुलाने का है, ये अब मौका गनीमत जानकर हुकूमत को घर भेजने का। आज हम अपने पैनल के सामने सोलर नेट मीटरिंग का अजीब मामला भी रखेंगे कि हुकूमत को आखिर बैठे बैठाए क्या सूझी कि सूरज को भी टैक्स नेट में लाने पर तुली हुई दिखाई देती है। हुकूमत पहले खुद ही तरगीब देती है कि लोग सोलर सिस्टम लगाएं, बिजली बनाएं और हमें भी दें, और अब कहती यह है कि शमसी तवानाई के सारिफीन से फी यूनिट 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदा जाएगा। हुकूमत के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन ने साल 2024 के इख्तिताम तक बाकी सारिफीन पर 159 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल किया, जो 2034 तक 4240 अरब रुपए हो जाएगा। इसीलिए पॉलिसी बदलने के लिए ये वक्त जो है ये मौजू है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये पॉलिसी बनाते हुए हुकूमत के आला दिमाग जो हैं मुशीर और वजीर, उन्होंने क्यों नहीं सोचा था कि जब आवाम सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होंगे और ग्रिड को बिजली बेचेंगे तो ये इशू भी सामने आएगा। अब वो लोग क्या करें जो 10-10, 15-15 लाख रुपए के सोलर सिस्टम लगाकर बैठ चुके हैं और हुकूमत कह रही है कि 3.5 रहना। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में कौन कौन मौजूद है ये आपको बताए देते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है, वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं, शहजाद अनवर फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ रफीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर लाहौर से, और लाहौर ही से आजम मलिक साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो है जी वो आज हम करने जा रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब आपसे। शहजाद साहब, हम जानते हैं बलूचिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं BLF भी है, BLA भी है, दीगर 6 बड़ी ऐसी तंजीमें और दहशतगर्द जो गिरोह हैं वो बताए जाते हैं, जिन्हें कोई ऐसी कार्रवाई करना होती है तो हम देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे इख्तलाफात जो हैं वो भुला देते हैं, एक हो जाते हैं और हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर, क्या वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी 1.5 इंच की जो उन्होंने मस्जिदें बना रखी हैं उनसे बाहर निकलने को तैयार नहीं है? कोई उनके आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद हमें दिखाई नहीं देता है। ये तो कौमी इशू है दहशतगर्दी जो है, इससे निमटने के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम लोग इकट्ठे हों। सर जी, इसमें जो सवाल किया है यही मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल भी इसी में छुपा हुआ है और मसले की बुनियाद भी यही है। जैसे कि आपने फरमाया कि वहां पे ये 6 जमातें जो हैं ये तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और इनमें इख्तलाफात भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनका एक इत्तेहाद भी हुआ था और इन्होंने ऐलान भी किया था कि ये लोग जो हैं वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो मिलके करेंगे। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो अभी जाफर एक्सप्रेस वाला बदकिस्मत वाकया हुआ तो उसमें इन सारी जमातों ने आपस में, इन सारे लोगों ने आपस में एक इत्तेहाद कर रखा था और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर यह कार्रवाई हुई। इसमें रैकी भी की गई, इसमें स्ट्रेटजी भी तैयार की गई और फिर जिस तरह से इसका प्रेस रिलीज सामने आया और जिस तरह से फॉरेन मीडिया के साथ ये राब्ते में रहे ये लोग मुसलसल, तो उससे पता ही है कि ये एक बाकायदा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी
और वो अपने मकासद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी जानिब जो आपने कहा कि ये डेढ़ ईंट की मस्जिद है, तो ये डेढ़ ईंट की मस्जिद नहीं है। मेरा ख्याल ये कोई 4.5 ईंट की मस्जिद है जो हुकूमत में है, और कोई 1.5 पौने 2 ईंट की एक मस्जिद है जो अपोजिशन में है। अब ये जो मसाजिद हैं इनके फिरकों में फर्क है। बेसिकली एक फिरका हुकूमत है या फिरका इक़्तिदार है, और दूसरा फिरका अपोजिशन है। अब मसाजिद में अगर इस तरह का बुग़्ज़ पाया जाए तो फिर वहाँ पे एक दूसरे को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिलके हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि ये बाकी जगहों की सियासत की तरह उसमें उतनी लचक नहीं है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, और चूंकि सियासत का मकसद एक ही है, असूल इक़्तिदार, और इसके सीने में दिल भी नहीं है, तो इसलिए ये बेदिली से चलने वाली जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के गिर्द घूमती रहती है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र करती हैं, और वो किसी तरह से भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके मसाइल का इदराक करने से भी कासिर हैं और उनका कोई हल देने से भी कासिर हैं। और ये सब कुछ तब तक नहीं होगा जब कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा। आपको याद होगा कि माजी में जो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनसे पहले कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया गया था, जिसकी इस वक्त शदीद कमी महसूस हो रही है। और मुद्दा ये है कि सियासी इस्तेहकाम और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए हमें जिस तरह के इत्तेहाद की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो इकदामात होने चाहिए हैं, सबको एक मेज पर बैठना चाहिए। अभी तक आपको वो इकदामात, वो बेसिक जो स्टेप्स हैं वही लिए जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी की जानिब से। एक फिक्रा कह दूं आसमा कि नवाबजादा नसरुल्लाह जो है वो वैसी कोई शख्सियत मौजूद नहीं है जो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके अपने इर्द गिर्द बिठा लें। तो इसलिए भी हमारी जो सियासत है उसमें एक इंतशार की सी कैफियत है, और ये इंतशार जो है वो ऊपर से नीचे तक। ठीक है, कोई बड़ा लीडर आपको इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, लीडरशिप का फुकदान आपको दिखाई दे रहा है। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना, जो दुनिया में अपनी नौइयत का एक दूसरा वाकया था, एक तकरीबन एक सदी से भी ज्यादा अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि सारा वाकया जो है इस तरह से रुनुमा होता है, तो दिखाई ये देते हैं कि दहशतगर्द हैं वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। और जब हम इत्तेहाद इत्तफाक की बात करते हैं जो हमारे सियासतदानों में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुत्तहिद भी हमें दिखाई देते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं आपस में। तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए अब हमें फौरी तौर पर कोई फाइनल एक स्ट्रैटेजी जो है उसको कर लेना चाहिए है? बहुत सारी जगहों पर क्योंकि अभी भी हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं काशिफ साहब के, नहीं कुछ लोग कहते हैं डायलॉग्स होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऑपरेशन होना चाहिए। तो फाइनल कब हम कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी बनेगी, फाइनल होगी, फिर अमल दरामद होगा, टाइम लगेगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा साहिबा, ये जाफ़र एक्सप्रेस का इवेंट हो या उसके अलावा तवातुर से रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और रमज़ान शरीफ में हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये लोग दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं इनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इनका अखलाकियात से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम ग्रुप्स जो आपने शुरू में गिनवाए, ये तमाम के तमाम ग्रुप बुग़्ज़े अमन पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। सहूलतकारी अफगानिस्तान से हो रही है, पुष्टपनाही भारत कर रहा है, कोई दूसरी राय नहीं है। अब उन सहूलतकारों की ऐसी आपस में कंपोजिशन बन गई है कि वो दहशतगर्द सारे इकट्ठे हैं, वो बैठ के टारगेट हिट्स कर रहे हैं और प्लानिंग करते हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? कि मैं ये समझता हूँ कि जो सहूलतकारी दहशत गर्दों को हो रही है वो उसका कहीं ना कहीं सॉफ्ट वर्जन जो है वो सियासी जमातों में भी मौजूद है। कि सियासतदान ये समझते हैं कि इस वक्त अमन की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इदारे उधर अंगेज हैं, हुकूमत जो है वो हटदर्मी पे उतरी हुई है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें और अपनी कोई डील अचीव कर लें। असल मामला है ये। अदरवाइज जो मेरे भाई इसमें सॉरी काशिफ साहब, इसमें सारे मसले में हमने सिफारती महाज को भी बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज कर रखा है। सफारती महाज हो, सहाफती महाज हो या कोई और मामला हो, वो सारी तो जो उनसे चीजें पीछे रह गई।
जो मेरे भाई शहजाद फारूकी साहब ने जो तवातुर से इस बात को कह रहे थे कि नहीं जी सियासत एक सिस्टम के लिए, और जनाब एक को नुकरे लगा दिए, दूसरा फार्म 47 फार्म 45 की गर्दानें भी बड़ी दफ़ा उन्होंने कही, आज वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ पे सियासत हुसूल इक़्तिदार के लिए हो रही है। इसलिए इन इक़्तिदार के बासियों को, इस मसनद पे रहने वालों को कोई गर्ज नहीं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में पाक फौज के जवानों की जानें कितनी जा रही हैं और अवाम का नुकसान कितना हो रहा है। अब मसला ये है कि ये मसला हल होने के दो ही तरीके हैं। क्या? आपने बैठ के आपस में एक लाएमल बनाना है, जो मुज़ाकरात के जरिए अंगेज हो सकते हैं उनको मुज़ाकरात के जरिए रास्ता देने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जो मुज़ाकरात के जरिए अंगेज नहीं हो सकते उनको आपने फिर निशाने इबरत बनाना है। ठीक है, इस सारे मामले के दोनों ऑप्शंस जो हैं ये सामने रख देने चाहिए हैं। जो मुज़ाकरात करना चाहें उनसे मुज़ाकरात हो जाए, बात हो जाए, और जो मुज़ाकरात न करें, हुकूमत के रेट को तस्लीम न करें। लेकिन सियासी जमातों के अंदर, सहाफती इदारों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो पॉपुलर सेंटीमेंट से व्यूज ले रहे हैं, हाँ। जो सहूलतकारी सॉफ्ट दे रहे हैं, उनको भी मार्क करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। और इसको जाहिर है कि डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है। आजम साहब, एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है इस सिलसिले में। बनीगाला के अंदर से कहा जा रहा है कि पीटीआई का वो एक सपोर्ट उस शख्स को हासिल थी जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाक अफवाज के हवाले से, हमारे सिक्योरिटी इदारों के हवाले से इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है ये शख्स कर रहा था। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसका हम बहुत बुरी तरह से हम सामना कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी तरफ हमें जाती हुई, मनफी तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। आपको लगता है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए कोई तैयारी है आजम साहब? और फिर ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त ज़्यादा किस ऑप्शन पर गौर कर रही है? जैसे कि काशिफ साहब ने फरमाया कि दोनों ऑप्शन रख देने चाहिए, ऑपरेशन का भी और मुज़ाकरात का भी। जो मुज़ाकरात करना चाहें उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे किसी मौके के दिए जाने पर गौर हो रहा है हुकूमत के अंदर? जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं काशिफ साहब से इस हवाले से इत्तेफाक नहीं करता। हमारा तो पहले दिन से एक मौक़िफ़ है। देखें, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से कोई हिकमत अमली हमें कभी नजर ही नहीं आई। कभी पॉलिटिकल पार्टीज के आपस के जो बाहमी इख्तलाफात हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो किसी एक मौजू के ऊपर इकट्ठे हो ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बजट पास करवाने के लिए भी तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता था। आपके पास तो कोई एक पॉलिसी है ही नहीं। देखें, हिकमत अमली अपनाने के लिए सबसे पहले जो सियासी इत्तेहाद बहुत जरूरी है। आप जब तक मुल्क के अंदर एक सियासी इत्तेहाद को लॉन्च नहीं करते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आसमा आप ये डिसाइड कर लेना कि दहशतगर्दी जो है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे श्रीलंका के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के ये डिसाइड किया कि ये दहशतगर्दों के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन है कि हजारों लोगों को वो बेगुनाह शहीद कर दें और आप उनके साथ मुज़ाकरात करने चले हैं? मुल्क का बड़ा गर्क करके रख दिया है। इस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर सफारती महाज के अंदर, आपने अभी जिक्र किया, तनहा कर दिया है। हमारी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है जब हम करते हैं, हमारे अंदर से कोई उठता है और वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बता देते। देखिए, मैं एक मिनट आपको एक चीज, एक कौमी सियासत में जो कंफ्यूजन है, जब तक आप उसे दूर नहीं करते, आप ये डिसाइड कर ले 60,000 से जायद इंसानी जाने हमने जाया। आजम, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कंफ्यूजन दूर होता दिखाई दे रहा है आपको हुकूमत के अंदर? देखिए, ऐसा कंफ्यूजन दूर होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुज़ाकरात की रट लगा के बैठ गई है। आप देखें जो बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर ये जाफर एक्सप्रेस जिसको अगवा किया और उसके अंदर कीमती जानें जो हमारी जाया हुई हैं, उसके ऊपर आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना सियासी एजेंडा गोल अचीव कर रहे हैं। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। काशिफ साहब का सवाल भी ले लें, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं सिर्फ मुल्क के अंदर खून के आंसू रो रहे हैं। आसमा, इस वक्त आप मुल्क की हालत देखें, हर रोज 5 टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने यही कहा था कि तो फिर डिले क्यों है आजम साहब? फिर डिले क्यों है? बना लेना स्ट्रेटजी, कर लें डिसाइड। एक जुमला, हजूर एक सियासी जमात नहीं, हजूर एक सियासी जमात नहीं, पिछले 3 महीनों में बलूचिस्तान हुकूमत ने कितने टेररिस्टों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हैं और वो कौमी धारे में शामिल किया है और उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं? ये कोई एक सियासी जमात कर रही है? ये बलूचिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने करवाई हैं। उनके मुशीर और वजीर दाखिला साथ बैठे हैं, तो उनके साथ क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? उनको क्यों शामिल कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप मुज़ाकरात के नाम पर उन लोगों को वापस फिर उन इलाकों सेफ हेवन्स में जगह देते हैं और वो फिर हमारे मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं और वो जान से हाथों बैठते हैं। तो वो सियासी जमात तो नहीं कर रही ना हजूर, वो तो बलूचिस्तान की हुकूमत कर रही है जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत खुद से कभी कुछ नहीं करती।
اس کے پیچھے جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سر پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ سسٹم نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جو آ سکتا ہے وہ آ جائے, جو نہیں آ سکتا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. شہزاد صاحب, میں اعظم آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ریلی سوری, شہزاد صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جی فرمائیے گا. اچھا دیکھیے, اس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف آ سکتے ہیں, بلوچستان آپ کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ملک ہے, شہر کا صوبہ ہے. آپ اس کے لوگوں کو نظر انداز کر کے, اس کے مسائل کو کہیں کارپیٹ کے نیچے کر کے تو آپ اس طرح ساری زندگی نہیں گزار سکتے. آپ نے جو کیا اب تک, آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے, اور بعد میں آپ جس طرح 71 کے واقعات پر بعد میں معافیاں مانگتے رہے, اس کی ضرورت نہ پیش آئے, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, ایسا نہ ہو. تو ہم جب تک لوگوں کے جذبات کا احساس نہیں کریں گے, ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, ان کا سسٹم میں سٹیک نہیں ہوگا, تو وہ لوگ کیوں آپ کے ساتھ چلیں گے؟ آپ کو ان کے اندر یہ احساس پیدا کر کے وہ بھی پاکستانی ہیں. میں یہی چیز تو رکھی ہوئی ہے, میں نے یہی چیز, میرے خیال میں اعظم کو ہم بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اب اعظم صاحب, سوال میرا یہی تھا نا کہ کیا سوچا جا رہا ہے, اب ایک موقع دینا چاہیے ہے ایسے لوگوں کو جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. ابھی بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو ہتھیار ڈالنا چاہ رہے ہوں گے. یہ سوچ ہے نہیں ہے سر؟ دیکھیے آسما, ایک سمپل سا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ جو مدراس ہیں پورے ملک کے اندر, یہ اپنا ڈیٹا ڈیجیٹل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں, اپنا ڈیٹا ڈیجیٹل کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جو پیسے, ان کو جو فنڈنگز آ رہی ہے, وہ اس کا آڈٹ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ملک کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیش نظر دیکھیں 3-4 ایشوز کے اوپر آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک تو آپ کو ایک حکمت عملی اپنانی پڑے گی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا پڑے گا. آپ کو سیاسی استحکام کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملانا پڑے گا, اور جب آپ آپریشن کریں گے تو آپ کو وہاں پر قانونی اصلاحات لانچ کرنی پڑیں گی. قانونی اصلاحات کے بغیر آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. سماجی اور تعلیمی اصلاحات بھی بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ ہے اور میڈیا اور بیانیہ ہے. دیکھیں, میڈیا کے اندر ایک بیانیہ بنانے کی ایسا ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو گن پوائنٹ پر کسی کو قتل کرتا ہے وہ کسی بھی طرح سے رحم کا حقدار نہیں ہوتا. جیسے شہزاد صاحب نے بتایا کہ مقامی لوگوں کو ساتھ ملائیں. آپ کا میرے خیال میں جو اس پہ آپ رائے رکھتے ہیں وہ سامنے آ گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات ہونے چاہیے, اور ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ یا وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے مواقع دیے بھی گئے. نوشاد صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت سارے مواقع دیے بھی گئے ایسے لوگوں کو. اور دوسرا سر, جب میں اسٹریٹجی کی بات کرتی ہوں, میں یہ سوال کر رہی ہوں, تو اعظم صاحب نے یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا جس پر بار بار بات ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ہے جی کہ مدارس کے اندر کون کون موجود ہے, اسٹوڈنٹس کہاں سے آتے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا پڑھایا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن سر جب ہم یہ BLF کی بات کرتے ہیں, BLA کی بات کرتے ہیں, تو پھر کہاں سے ہم مدارس کو اس کے اندر کیوں لے آتے ہیں؟ یہ لوگ تو مدارس کی پیداوار نہیں ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو BLA کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, اور جس کی طرف اعظم صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بات کچھ اور ہے. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرمنگل اس لیے ہو گئی ہیں کہ اب ان لوگوں نے ایک نیکسس کریٹ کر لیا ہے, ان لوگوں نے آپس میں جوائن ہینڈز کر لیے ہیں. اور کاشف صاحب نے جس طرح بتایا آپ کو کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ جو پناہ گاہیں ہیں وہ ہیں افغانستان کے اندر, اور پیسہ اور جو ادروائز سپورٹ ہر طرح کی ہے وہ ہے بھارت سے مل رہی ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے, دیکھیے ہم بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی دہشت گرد کو کسی صورت کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا. سوری, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ جو جب بھی کبھی کوئی ہتھیار ڈال دیتا ہے, یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بھی تنظیم, کوئی شخص, کوئی دہشت گرد ہتھیار ڈال کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ گولیوں کا نشانہ بنا دیں. یقیناً اس سے پھر بات کرنی پڑتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کیا وہ واقعتاً اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں یا مجبوری کے عالم میں اس نے وقت گزاری کے لیے اس نے کچھ عرصے کے لیے ہتھیار ڈالے اور دوبارہ ٹی گروپوں کا, جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا, میں بہت سارے آپ کو ماضی کے اندر ایسے ایونٹس بتا سکتا ہوں جب ہم نے یہ کام کیا اور یہ لوگ جو ہے وہ ری گروپ ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر ہمیں دہشت گردی کی لہر کا سامنا کرنا پڑا. ایسا ہی ہے. اس وقت جو معاملہ ہے, اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجد اور 4.5 اینٹ کی مسجد کی بات فاروقی صاحب نے کی تھی, وہ بھی جو ہے وہ گرانے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی معاملہ جو ہے نا اب ختم کر دیا جائے گا. کسی کو اب 1.5 اینٹ کی مسجد یا 1.25 اینٹ کی مسجد یا آدھی اینٹ کی مسجد کی بات نہیں ہوگی when it comes to terrorism. آپ نے غور کیا ہے کہ معیشت کے معاملات کے اندر
नौशाद साहब बहुत माजरत, मैं माजरत खाऊं, नौशाद साहब मैं माजरत खाऊं, मुझे ये बताइए कि ये इजाजत से मुराद है आप लोगों को कायल करके साथ लेके चलेंगे या आप उनको इजाजत देंगे कि वो इख्तिलाफ राय रखें या ना रखें? इसी मतलब नुक्ता नजर की वजह से तो मसाइल पैदा हो रहे हैं कि आप पीका की जब बात करते हैं आज़म मलिक साहब के हम लोगों को साथ लेके चलेंगे, बयानियां बनाएंगे, तो बयानियां पीका के होते हुए कैसे बनेगा, मुझे बताइए। फारूकी साहब मैं बता देता हूँ, जरा 2 मिनट मुझे दे दीजिए। अब दूसरी जो बात मैं कर रहा था वो ये थी कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जिस तरह मईशत के ऊपर कुछ चीजें तय कर ली गई हैं कि या आप लोग बराए मेहरबानी इख्तलाफ जरूर करें, कोई काम की बात को मुस्बत बात हो वो जरूर करें, लेकिन अनड्यू किस्म की जो रेजिस्टेंस है और हर्डल पैदा ना करें। इसी तरह दहशतगर्दी का जो मामला है उस पर भी यही कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ये जिसकी बात कर रहे हैं कि ये कुछ जोर जबरदस्ती, धौंस धांधली या डंडा पकड़ के नहीं करने की कोशिश की जा रही है, ये उन पार्टियों को समझाने की कोशिश की जा रही है जिन पार्टियों के सॉफ्ट कॉर्नर्स मौजूद हैं, और उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी इस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद ये जो कंफ्यूजन है ये स्टिल हमें वहीं का वहीं दिखाई देता है। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए है ये अभी तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई साथ जो है वो मिल के बैठ ही नहीं पा रहा है। खैर एक ब्रेक ले लेते हैं। कन्फ्यूजन एक और भी पाया जाता है कि जी अब दहशतगर्दी से निमटना है या मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर हो रहा है उससे निमटना है, क्योंकि ईद के बाद कहा जा रहा है कि PTA जो है कुछ दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने वाली है। क्या ये मुनासिब वक्त है जब मुल्क पूरे का पूरा जो है वो दहशतगर्दी की इतनी बड़ी एक लहर की लपेट में हमें दिखाई देता है? तो ये सब होना चाहिए है, और अगर नहीं होना चाहिए तो ये कैसे रोका जा सकता है? क्या PTI को कोई दावत दी जा सकती है, कोई बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी शख्सियत की तरफ से कहा जा सकता है कि आप आएँ जी? और जैसा कि कहा जा रहा है कि लोग ये चाह रहे हैं कि पैरोल पर जो है वो बानी को बाहर लाया जाए, तो कुछ ऐसा होते हुए हम देख रहे होंगे ईद से पहले या ईद के बाद? इस पर ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। कुछ हम जिक्र करेंगे उस वक्त का जो ईद के बाद आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि PTI जो है वो एक बड़ा एहतजाज जो है वो करने का इरादा रखती है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और इस हुकूमत को हटाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है बना चुकी है, और उस पर अमल दरामद जो है ईद के बाद होगा। काशिफ साहब आप ये बताइएगा कि ईद के बाद हम देख रहे हैं कि तहरीक का जो खतरा है वो टल नहीं रहा है, दहशतगर्दी जो है ईद से पहले ही हमें बहुत ज़्यादा पूरे रमज़ान के अंदर बड़ी भी दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि रियासत की जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है वो इस तरह के एहतजाज से मुतासिर नहीं हो रही होगी, और ये एहतजाज जो है इसको मौखर नहीं कर देना चाहिए? क्यों PTI जो है वो हमेशा ऐसे ही मौके पर कुछ ना कुछ लेकर आ जाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? ये तो प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है हुकूमत को, और ऐसे वक्त में, दहशतगर्दी के वक्त में। देखिए आसमा साहिबा, जिस वक्त सिस्टम फंसा हुआ हो, हुकूमत जो है वो चल ना पा रही हो और मसाइल ज़्यादा हो, उसी वक्त जो है सियासतदान अपने मसल्स दिखाते हैं ताकि हमें कोई डील ऑफर हो जाए, हमारी कोई सेटलमेंट ऑफर हो जाए। देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ को आज की डेट तक कोई कंक्लूडेड और कोई भी सॉलिड सेटलमेंट ऑफर नहीं हुई, बावजूद इसके कि तमाम बातें हैं कि जी बानी मान नहीं रहे, चीज़ें हो नहीं रही, मामला चल नहीं रहे। जी बानी साहब कह रहे हैं मैं डट के खड़ा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई ऐसी कहानी नहीं है। जिस दिन उन्हें डील ऑफर होगी वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे, डील उठा लेंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि उनको लगता है कि चूंकि एक तरफ चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लो कर गई हैं और उसको सोशल मीडिया पर हाइप दी जा रही है, इन स्पाइट ऑफ दिस के उसको कट किया जाए या उसके ऊपर जो है वो हकायक सामने लाए जाए, उसको ब्लो किया जा रहा है उस सारे मामला को, इंसिडेंट्स को। तो अब उस सारे सिनेरियो को कैश करने के लिए सियासतदान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हम भी तहरीक चलाने को तैयार हैं, हम भी मैदान में उतरेंगे, नहीं तो जनाब आप हमारी कोई ना कोई बात माने, कोई ना कोई चीज़ दें, कोई ना कोई चीज़। देखिए प्रेशर की बात नहीं है, बात यह है कि अगर आप समझते हैं जमहूरी प्रोसेस को चलना चाहिए, हुकूमत को काम करना चाहिए, तो हुकूमत को बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासतदान मुज़ाकरात किया करते हैं। अगर पेट फाड़ने वाला और उनकी हुकूमत गिराने वाला इकट्ठे हो सकते हैं तो बानी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता? बानी और फजल रहमान इकट्ठे हो गए, बाकी भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। सिर्फ एक चीज, एक चीज सवाल ये है कि ये इकट्ठे हो पाएंगे? दोनों को एक दूसरे पे एतबार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी शराइत है, PTI की अपनी तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर ये इकट्ठे होंगे तो तहरीक चलेगी, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो तहरीक कहां से चलेगी? ठीक है, इतनी जानदार नहीं होगी तहरीक अगर चलेगी भी, अगर सिर्फ PTI ये तहरीक चलाती है। मैं आजम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी मौलाना साहब जो हैं हमारे हैं। PTI वाले दावा कर रहे हैं कि जी ईद के फौरन बाद मौलाना साहब जो हैं वो आपको हमारे साथ सड़कों पर निकले हुए दिखाई देंगे। सर आप कुछ बता दीजिएगा मौलाना साहब हैं किसके साथ? क्योंकि अब तो वो ये भी कहने को तैयार हो गए हैं कि जी PTI के साथ मेरे मामलात जो हैं वो भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगर माजी में भी इक्का दुक्का कोई ऐसे बयानात दिए थे या आजकल भी अगर दे दिए जाते हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ईद के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। किसके साथ खड़े होंगे मौलाना? आजम साहब से एहतराम के साथ। मौलाना साहब सिर्फ अपने मफाद के साथ है।
बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की है काशिफ साहब। मैं बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। आसमा मौलाना साहब किसी के नहीं है, मौलाना साहब सिर्फ अपनी जात के हैं। मौलाना साहब के जो जाती एजेंडा हैं हम्म। वो इन सब पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़े हैं। देखिए मौलाना साहब चाहते क्या हैं? मौलाना साहब चाहते हैं केपी की गवर्नरशिप, मौलाना साहब चाहते हैं बलूचिस्तान की गवर्नरशिप, मौलाना साहब चाहते हैं सीएनडब्ल्यू की मवासलात की वजारतें, मौलाना साहब चाहते हैं अपने दामाद को अच्छे ओहदे देना, मौलाना हाँ। साहब चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान और तब भी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब, मुझसे पूछे बगैर आप जो भी काम मौलाना साहब का आए वो कर दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया बड़े 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 दुखी दिल के साथ कि हर रोज 7 से 8 चीजें मौलाना साहब की तरफ से आती हैं, जेयूआई की तरफ से, जो हम प्राइम मिनिस्टर को बता के करते हैं। तो मौलाना साहब तो चाहते हैं कि अपना हिस्सा देखिए। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी मौलाना साहब ने जो प्ले किया वो इक्तदार के लिए किया। मौलाना साहब देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरी इत्तेहाद है। काशिफ साहब ने बात ठीक की, पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद होता है, वो आगे आती हैं, अपने मसले सिखाती हैं। ऐसे मामलात के ऊपर जब गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक पे, देखिए मुआशरत का पहिया चल नहीं पा रहा, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, आए रोज जो है चीजें डिटोरिएट होती तो जा इन रही हैं। सारे मामलात में तो फिर आजम ये दिखाई देता है कि अगर हुकूमत बचानी है तो फिर मान लेनी चाहिए तमाम की तमाम ये जो शराइत हैं, इनमें से कुछ मौलाना साहब की। अगर मौलाना साहब पीटीआई की तरफ जाते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि शराइत उनकी थोड़ी बहुत भी जो चीजें पूरी हो रही हैं डेली बेसिस पे वो भी नहीं होंगी आजम। असमा देखें, इस पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना जो है वो गेन करने के लिए मैदान में आ रही है। मौलाना साहब हमेशा चूंकि इक्तदार के खिलाड़ी रहे हैं तो वो इक्तदार की कॉरिडोर के अंदर ही खेलते हैं। देखें दूसरी तरफ जो पीटीआई है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा है। पंजाब के अंदर आप देखें कोई इतनी मैसिव मूवमेंट नहीं चली बानी चेयरमैन को निकलवाने के लिए। जितनी भी मूवमेंट चली वो केपी से बड़े बड़े जत्थे जो थे वो इस्लामाबाद की तरफ आए। पंजाब के अंदर जो उनकी मर्कजी क्यादत है या तो वो अंडरग्राउंड है या गायब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर है, मियां असलम इकबाल केपी के अंदर मफरूर है, हमाद अजहर जो है वो भी गायब हैं। अगर हम देखें तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करनी थी बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, वो हमें पंजाब से होती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए पीटीआई और जेयूआई मौलाना फजल रहमान ये चाह रहे हैं, फजल रहमान साहब अपने मसल दिखाना चाह रहे हैं कि वो इक्तदार के हिस्सेदार बन जाए। और अगर ये गवर्नमेंट किसी सूरत डिटेरिएट होती है या ये किसी तरफ अदम एतमाद की तरफ ये सूरत हाल जाती है, तो मौलाना ने पहले ही ये शराइत रखी हुई है कि वो एक ऐसे इत्तेहाद की तरफ जाएंगे जिनमें केपी बलूचिस्तान के जो सूबे होंगे वो उनके होंगे और इत्तेहाद उनका होगा। इसी तरह से पीटीआई चाहती है कि वो बानी को बाहर निकलवाने के लिए एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करे। ठीक है, आपने खेल की बात की, खिलाड़ियों की बात की, तो मुझे एक ऐसे साहब याद आ गए जिनका ना खेल से ताल्लुक है ना खिलाड़ियों से ताल्लुक है। ये सारे खिलाड़ी भी उनके सामने खेल खेलते फिर रहे हैं और वो बहुत सारे खेलों के जो मैदान है उनको भी देख रहे हैं, लेकिन सियासत के मैदान में क्या हो रहा है उस पर उनकी नजर नहीं है। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन टाइम मेरे पास बड़ा शॉर्ट है। मैं सिर्फ ये सवाल करने का इस्तेहकाक तो अस्मा साहिबा का है नौशाद साहब से और आजम साहब से कि मोहसिन नकवी साहब के साथ एक तरफ तलाल चौधरी साहब आ गए, फिर परवेज खटक साहब आ गए। क्या ये शहर इक़्तिदार में बातें गर्दिश कर रही है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहा है कि जी मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ वज़ारत दाखिला से? ऐसी कोई खबर है लाहौर में? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है काशिफ साहब। ठीक हो गया जी, आजम साहब ने तरदीद कर दी है, नौशाद साहब ने ऐसी कोई खबर नहीं है, वो यहीं पे हैं, यहीं पे काम कर रही है। देखिए तलाल चौधरी साहब उनकी मर्जी से आए हैं, मुशीर दाखिला आजम फिर क्या वजह है? आजम फिर क्या वजह है? मैं मुझे ये सवाल करने की इजाजत दीजिएगा नौशाद साहब से। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं ना कुछ। तो अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से काफी दिन हो गए हैं, हमें उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ये रमजान खत्म होने में बड़ा थोड़ा वक्त रह गया है। पीटीआई ने जो एक अल्टीमेटम दिया है कि जी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उनको तो बड़े एक्टिव होना चाहिए नौशाद साहब। फिर मोहसिन साहब की बात कर रही हूँ मैं। आपकी नजरों के सामने वो ना आए, वो बहुत एक्टिव हैं और जिन्होंने उनके ये आने जाने की खबरें फैलाने की कोशिश की है, बेसिकली उनका निशाना कहीं और है। उनकी कोशिश ये है कि ये डिबेट जनरेट की जाए ताकि एक ओहदा जो दूसरे वाला होता है जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं वो खाली हो। ये बहस जो है ना ये शोर पकड़े और उसके बाद, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो टेररिज्म प्रॉब्लम की वजह से वजारत दाखिला पे भी काफी अटैक हुआ हुआ है, वजारत दिफा पे भी आप देख रहे हैं लोग रिजाइन लेने की और देने की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर ये तरीका इख्तियार किया गया है कि इस प्रेशर को इतना बढ़ाया जाए मीडिया के जरिए कि वो मजबूर होकर, क्योंकि वजारत दाखिला वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, वो किसी मामले की वजह से उनके पास है।
آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا کہ مہربانی ان کی، وہ تو وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تو بن سکتے تھے، نہیں بنے تو وزیر داخلہ ہی بن گئے، بڑی بات ہے۔ تو پھر اب آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جو عید کے بعد کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عید کے بعد تب اس صورت میں بات بنے گی کہ جب پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو فرمائش ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے پوری ہوگی۔ اگر کے پی کے گورنمنٹ سے وہ خواہش اور فرمائش پوری نہیں ہوتی تو پھر تو وہ اتحاد نہیں بنے گا، اور اگر وہ اتحاد نہیں بنے گا تو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بتا دیں مختصراً، آگے مجھے جانے میں بس لاسٹ 1 منٹ بچے ہیں۔ نوشاد صاحب کہہ رہے تھے نا، آپ دیکھیے پی ٹی آئی نے پہلے کچھ اور کہا، قومی سلامتی، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ہم یہ جی بانی کو پیرول کریں اور اس کو، اب جناب وہ بالکل مان گئے اچھے بچوں کی طرح، انہوں نے کہا جی ہم شرکت کریں گے۔ تو یہ جو ہے کہ معاملہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں مجھے آگے جانا ہے نوشاد صاحب، I'm really sorry، ٹائم میرے پاس سر کم بچتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے رمضان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ٹائم کی شارٹیج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، یہ نوشاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی مولانا صاحب جو چاہ رہے ہیں اگر وہ عید سے پہلے ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں اس نہج پر نہیں پہنچیں گے جہاں پی ٹی آئی نے لے جانا چاہتی ہے، تو کیا ہم عید سے پہلے کوئی آواز سن رہے ہوں گے ادھر کے پی سے کہ مجھے کیوں نکالا؟ میں اب آپ کو 2-3 چیزیں بڑی جلدی عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج اتفاق رائے پایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اپنی ذات کے علاوہ کسی کے نہیں ہے۔ دوسرا سوال رہا پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کا اور سڑکوں کو گرم کرنے کا معاملہ، تو اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا پی اور کیا پی کا شوربہ، پی ٹی آئی کے پہلے کچھ نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ حکومت کو گھٹنوں پر لا سکے یا کسی اور کو، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ واقعی بااثر اور طاقتور آدمی ہیں۔ فوری طور پر تو مجھے عید کے بعد کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ کوئی ایک ڈھیلا ڈالا نظام قومی حکومت ٹائپ کا بن رہا ہے جس پہ ابھی بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی میرے نزدیک پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانی والی بات نہیں ہے، یا عمران خان کے لیے شاید کسی حد تک کوئی ایک آدھ ریلیکسیشن ہوگی، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت کی عمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں، جس طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کو مستقبل میں حتمی طاقت اختیار کرنے سے روکنے کے لیے جو صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا معاملہ ہے، اس پہ بات چیت جاری ہے۔ ویسے کہنے کو تو یہ 13 صوبے بنانا چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 4 صوبے اور بن جائیں تو اس پہ اگر اتفاق ہو جائے تو بہت ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ عید کے فوراً بعد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہزاد صاحب دوبارہ بھی آئیں گے، اگلے سیگمنٹ پہ بھی ہم جا رہے ہوں گے۔ ناظرین ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں تو ہم بات کریں گے سولر صارفین کے حوالے سے جو آج کل بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کی پریشانی جو ہے وہ حکومت نے مزید بڑھائی ہے نئی پالیسی لا کر۔ یہ پالیسی کیا ہے، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، میں آپ کی طرف آؤں گی کاشف صاحب، مجھے یہ بتا دیں کسی بھی چیز پہ پالیسی بنانی ہو حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کا شکار کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کو لے کر کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی واضح اسٹریٹجی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ اس پہ بھی حکومت ہمیں واضح دکھائی نہیں دیتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن یہ جو سولر کو لے کے نئی میٹرنگ پالیسی ہے، اس کا ذرا ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ پالیسی کیوں بنائی گئی، اور کیوں پھر آپ پہلے لوگوں کو یہ کہتے ہیں ایک طرف تھے جی کہ سولر ہم فری دے رہے ہوں گے، آپ سولر لگائیں، جو بیچارے لگا لیتے ہیں تو پھر اس طرح کا ٹیکس اور یہ چیزیں لے آتے ہیں آپ لوگ۔ اسما صاحبہ، دہشت گردی کا معاملہ ہو، پاکستان میں سیاسی معاملہ ہو، اس میں پالیسیز کنفیوز ہو سکتی ہیں، بظاہر لگتی ہیں، لیکن ایک ایونیو ایسا ہے جس میں حکومت بالکل کنفیوز نہیں ہے، اور وہ ہے اکانومی کی پالیسی۔ ہم نے کیسے ٹیکس بڑھانا ہے، عوام پہ بوجھ کیسے ڈالنا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے پیچھے آئی ایم ایف یکسو سوچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کو $1 ارب چاہیے، یہ کام کریں، وہ کہتے ہیں کر دیئے، پھر آگے $1 ارب چاہیے، پھر یہ کام کر دیں۔ اچھا، یہ المیہ ہے پاکستان کے اداروں کا بھی، یعنی کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کا بھی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ساری قوم کو سولر کے پیچھے لگا کے بعد میں ان کو کہا جی اب ہم آپ سے $10 کا یونٹ لیں گے اور $27 کا دیں گے، کسی کو $35 کا دیں گے، کسی کو $65 کا دیں گے، اور لاجک یہ دی ہے کہ وہ سولر جو ہے اس کے اوپر اضافی بوجھ آ رہا ہے، اور وہ چونکہ سارے ہی جو مالدار لوگ ہیں، پوش ایریاز کے لوگ ہیں، انہوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ریبیٹ دینے سے خزانہ پہ بوجھ آ رہا ہے اور عام عوام پہ بوجھ آ رہا ہے۔
اس سے پہلے بھی ایک پاکستان میں ہوا چلی تھی وہ 10-20 سال پہلے، ہر جگہ پہ CNG لگا رہے تھے، CNG اسٹیشن لگ رہے ہیں، اور وہ ہم نے جو گیس تھی، جو آج جس گیس کی قلت کا سامنا ہے، وہ ہم نے گاڑیوں میں اتنی جلائی کہ اب ہمیں LNG امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ سو ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، وہ پاپولر پالیسیز ہوتی ہیں، سال 2 سال کی 3 سال کی، کہ 3 سال تک ہم نے حکومت کرنی ہے۔ لیکن سر ان پالیسیز میں تضاد بھی بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تضاد اسی لیے ہے نا جی، آپ کی خواہش کچھ اور ہے، آپ کا پاپولر سینٹیمنٹ کچھ اور کہتا ہے، آپ نے ووٹر کو اسودہ اور نعرہ کچھ اور بیچا ہوا ہے، IMF آپ کو کچھ اور کہتا ہے۔ جب آپ IMF کی پالیسی انفورس کرتے ہیں تو عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ پتہ لگتا ہے کہ پاپولر حکومت ان پاپولر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں کاشف صاحب، یہ پنجاب اور سندھ حکومت کی اور وفاق کے درمیان جو پالیسی کا تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ شہزاد صاحب، جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے جی کہ سولر لگائیں، بہت ساری جگہوں پر ایسی سکیمز بھی متعارف کرائی گئی ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، جہاں پر سولر پلیٹس ہیں وہ مفت بھی دی جا رہی ہیں، انسٹالمنٹس پر بھی دی جا رہی ہیں، سستے ریٹس پر بھی دی جا رہی ہیں، اور وفاق جو ہے وہ ٹیکس پر ٹیکس لگاتا جا رہا ہے۔ تو سر اس پہ بھی تو ہمیں تضاد دکھائی دے رہا ہے نا، آپس میں بڑی تقسیم ہے صوبوں میں، وفاق میں۔ اچھا، دو تین چیزیں میں بڑی جلدی پھر عرض کر دوں، چونکہ ٹائم کی قلت ہے آپ کے پاس۔ اب کاشف رفیق میرے بھائی کو آسودہ کا لفظ بہت پسند، اور یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا اس کو کہیں عوام کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آسودگی کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بیچارے تو اپنے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے، اگر ان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے اور ساتھ ڈھانپنے کے لیے کچھ ہاتھوں اور تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑے ہوں تو غنیمت سمجھیے، وگرنہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نوشاد صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جی آپ نے جہاں بجلی کے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جی بجلی ہم جتنی بھی استعمال کریں، پیسے ہم اتنے اس کے دے رہے ہوں گے، تو پھر یہ بوجھ تو ان لوگوں پر پڑنا چاہیے نا جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، یا ان لوگوں پر پڑنا چاہیے جن کے کہنے پہ یہ معاہدے کیے گئے، یا جنہوں نے ان سارے معاہدوں سے فائدہ اٹھایا۔ سر سولر والوں کو کیوں اس میں گھسیٹ رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی نظام پاکستان میں آ ہی نہ جائے جہاں پر لوگوں کو جو ہے جنہوں نے جو کیا ہے اس کی سزا مل سکے یا ان کو جزا مل سکے، کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے، رمضان میں آپ کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے اسما صاحبہ، اس کو پالیسی کہتے ہی نہیں ہے، یہ جس کو پالیسی کہتے ہیں اس کو پالیسی نہیں کہتے، یہ ایک ڈنڈا ہے جو وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ پالیسیز یہ نہیں ہوتی، پالیسیز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آئندہ 1 سال کے لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، اس کے اوپر سٹیک ہولڈرز ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس پہ بات چیت شروع کی جاتی ہے، اور اگلے 2-3 سال کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بعد فیصلہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ آئندہ 3-4 سالوں بعد اس پہ عمل ہوگا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آج کوئی بات کی ہے، کل آپ کوئی اور بات کریں گے، چوتھے دن کچھ اور بات کریں گے۔ اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑا اہم اور دلچسپ ہے کہ صوبے سولر جو ہے وہ فری دے رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ 10 روپے یونٹ طے کر دیا گیا۔ اب 10 روپے یونٹ کے اوپر اس کو کیا بچا؟ جس نے سولر جو ہے وہ قرض پہ لے کے لگانا ہے، وہ قرض کی رقم دے گا، اتنے پیسے بچائے گا، اتنے پیسے وہاں سے بچنے نہیں جتنا اس کو مہنگا سولر پڑ جانا ہے۔ بہرحال جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ جاتے جاتے پروگرام میں آج 7 بجے کی خاص بات برسوں نہیں، دہائیوں نہیں، بلکہ صدیوں پرانی بات ہے۔ مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ایران کا رخ کر رہا تھا۔ ایران پہنچنے کے لیے اسے بلوچستان کے جس راستے سے گزرنا تھا وہاں ایک بلوچ مقسی سردار کی حکومت تھی۔ شکست خوردہ بادشاہ کے دشمن بھائی کامران مرزا نے کندھار سے تیز رفتار گھڑ سوار قاصد دوڑائے جو مقسی سردار کے پاس پیغام لے کر پہنچے کہ اگر ہمایوں تمہارے علاقے سے گزرے تو اسے گرفتار کر کے کندھار لے آنا، زر و جواہر اور انعامات سے نواز دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ہمایوں کے قافلے نے رات ایک بلوچ گاؤں کے پاس پڑاؤ کیا، اور جب سورج نکلنے پر وہ جانے لگے تو بلوچوں نے ان سب کو تلواریں نکال کر روک لیا اور کہا یہ کہ جب تک سردار واپس نہیں آتا تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمایوں مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سارا دن انتظار کیا۔ شام کو بلوچ سردار واپس آیا تو قبیلے والوں نے بتایا کہ موٹی آسامی ہاتھ لگ گئی ہے، ہمایوں یرغمال ہے۔ سردار یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ شش و پنج میں تھا، ایک جانب انعام و اکرام تھا، زر و جواہر کا لالچ تھا، تو دوسری جانب بلوچ روایات تھی۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر سیدھا ہمایوں کے پاس گیا اور اسے والی کندھار کا حکم نامہ دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے بدلے مجھے کیا کیا مل رہا ہے، اور میں تمہیں گرفتار کر کے یہ انعام و اکرام حاصل بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم نے میرے گاؤں میں پڑاؤ ڈال لیا۔ اب بلوچ روایات کے مطابق تم ہمارے مہمان ہو گئے ہو اور ہماری پناہ میں ہو، تمہاری جان و مال کی حفاظت ہم پر فرض ہو چکی ہے، اب کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اور میرے قبیلے کو ہر قیمت پر تمہاری حفاظت کرنا ہوگی۔ یہ زبان کے دھنی اور روایات کو مقدم جاننے والے بلوچوں کا وہ ماضی ہے ناظرین جو بلوچستان کی آج بھی تاریخ میں دمکتا دکھائی دیتا ہے۔
लेकिन अब जाने वो बलोच कहाँ गए, वो रिवायात कहाँ रह गईं। अब तो बलोचों के नाम पर मुसल्ला जत्थे निहत्ते गैर बलोच मुसाफिरों को रोक रोक कर बसों से, रेलगाड़ियों से उतार कर गोलियों से छलनी कर देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर फखरिया इसका ऐलान भी करते हैं। मरने वालों का दुख अपनी जगह, लेकिन क्या बलोच रिवायात के कत्ल पर किसी आंख से अश्क टपका? आज उस मक्सी बलोच सरदार की रूह तड़प नहीं रही होगी? इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ते हुए कल तक के लिए इजाजत लेती हूँ। कल इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।